हाँ जी बच्चे, हमने ना लास्ट क्लास में मोशनल ईएमएफ किया था। मोशनल ईएमएफ के हमने क्वेश्चंस किए थे। एक बारी मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ, फिर हम अगला टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। ये एक रोड है आपके पास। अगर ये रोड v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चलती है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो हमने पढ़ा था v क्रॉस b करेंगे तो हम ऊपर जा रहा है, तो अपर साइड पे पॉजिटिव चार्ज, बॉटम साइड पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। जैसे जैसे रोड आगे जाती रहेगी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव कलेक्ट होता रहता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाती है। उसके बाद चार्ज कम्युलेशन ख़त्म हो जाती है और इस पार्टिकल पे नेट फोर्स कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी रोड के साथ, दिस रोड एक्ट एज ए सेल, जिस सेल की तरह बिहेव करती है, अगर हम इसी रोड के साथ वायर लगा के रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो जो चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वो चार्ज अब फ्लो करेगा करंट की फॉर्म में। फिर सर्किट में करंट आता रहेगा, फिर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लगातार फोर्स लगती रहेगी। तो ये ना एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। इसमें यह है कि पहला केस ये है कि व्हेन द की इज़ ओपन देन व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी लगेगी? तो ओपन जब की है तो चार्ज अकम्युलेट होता है। चार्ज अकम्युलेट होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगी अगर ओपन की है। अगर हम क्लोज की कर देंगे तो इसका पहला आंसर ये है कि व्हेन द की इज़ ओपन, व्हेन द की ओपन फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज़ 0। फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कितनी लगेगी? 0 लगेगी थोड़ी देर के बाद। क्यों लगेगी 0? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाएगी और चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल कर देगा। पहला केस ये है। दूसरा केस है कि व्हेन द की इज़ क्लोज्ड, जब की क्लोज्ड होगी तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अगर की क्लोज है तो सर्किट में क्या फ़्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन हैं ये मूव करेंगे। फिर जब की क्लोज है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रोड एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स, इस पे फोर्स लगेगी। क्लोज ओपन की में फोर्स नहीं लगेगी इलेक्ट्रॉन पे, क्लोज की में फोर्स लगेगी। क्यों लगेगी क्लोज की में? बिकॉज क्लोज की में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है। जो चार्ज इकट्ठा हो रहा है वो मूव करता जा रहा है। अगर ओपन की है मतलब सिंगल एक रोड है तो चार्ज इकट्ठा ही हो रहा है, बस करंट नहीं चल रहा। तो अकम्युलेशन ऑफ चार्ज के कारण थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगनी बंद हो जाती है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हेन द की इज़ ओपन व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रोड? आंसर है 0। व्हेन द की इज़ क्लोज्ड व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन? यस, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, और फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हम लॉरेंस फोर्स से लिखेंगे, F इक्वल टू Fe प्लस Fm। दिस इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। रोड के अंदर कल हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड तो हमने अप्लाई किया ही हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जब की क्लोज होगी तो लॉरेंस फोर्स लगेगी, और जब की ओपन है तो 0 फोर्स लगेगी। फिर हमने ना जब ये रोड को अपन रोटेट करते थे मैग्नेटिक फील्ड में, तो E की वैल्यू हमने कल ड्राइव की थी ½ B ओमेगा L स्क्वायर। ये आपके पास इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला है। और कब है? जब रोड रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो E इज़ इक्वल टू ½ B ओमेगा L स्क्वायर। तो हमने ना मोशनल EMF के क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं एडी करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एडी करंट। बस ये इसमें तो बस आपने यही बात याद रखनी है, ओपन जब की है या सिंगल जब रोड मूव कर रहे हैं तो करंट नहीं चलता। जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी देर के बाद नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जब हम की को क्लोज कर देंगे तो सर्किट में करंट चलेगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है, और वो फोर्स जो लगेगी वो लॉरेंस फोर्स जितनी लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी लगती है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी लगती है, तब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो मैंने कल वाला एक क्वेश्चन था वो बताया,
नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एज एडी करंट। हाँ जी, व्हाट इज़ एडी करंट? ये जो टॉपिक है ना एडी करंट, ये मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल टॉपिक है एडी करंट। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ एडी करंट, क्या होता है एडी करंट। जब हम ये ना एक ब्लॉक है, मेटल की शीट है एक, इस मेटल की शीट को अगर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, अगर हम इसको किस में रखें, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मतलब तुम ये कह लो कि इसको हमने ऐसे मैग्नेट्स के बीच में रख दिया जिसमें लगातार मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इस मेटेलिक शीट के अक्रॉस क्या चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी मेटेलिक शीट के अक्रॉस। अभी तक हमने पता क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स चेंज हो रही है तो इंड्यूस ईएमएफ बनता है, इंड्यूस करंट बनता है। अब कॉइल की बात नहीं हो रही, कॉइल तो आपको समझ गए ना, कॉपर की वायर है, उसको हमने सर्कल लूप में बना रहे हो, कॉइल बन गई। अब एक शीट है मेटल की, आयरन की शीट हो, आयरन की बॉल हो, इस तरह की बॉडी अपन लेनी है। अगर उसके क्रॉस फ्लक्स चेंज होती है तो इसमें भी इंड्यूस करंट बनेगा, और उस इंड्यूस करंट का नाम क्या है, एडी करंट है। ये इंड्यूस करंट की फैमिली का ही करंट, बट इसका नाम हमने क्या रखा है, एडी करंट रखा है। और कब, जब इस मेटेलिक शीट के क्रॉस बोलना आपने, या किसी मेटेलिक बॉल के क्रॉस, तो नॉर्मली हम ना बल्क ऑफ मेटल कह देते हैं। बल्क ऑफ मेटल का मतलब यही होता है कि कोई शीट आ जाए, कोई बॉल आ जाए, मतलब वायर नहीं है, किसी बल्क ऑफ मेटल के क्रॉस अगर फ्लक्स चेंज होती है तो उसके कारण जो करंट इंड्यूस होता है, उस इंड्यूस करंट का नाम है एडी करंट। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस अक्रॉस द बल्क ऑफ मेटल, when the magnetic flux changes across the bulk of metal, induced current produced is called eddy current. Bulk of metal induced current produced is called eddy current. हम बल्क ऑफ मेटल में हम क्या क्या चीज़ें ले लेते हैं, बल्क ऑफ मेटल में हम मेटेलिक शीट ले लेते हैं, बल्क ऑफ मेटल में हम मेटेलिक बॉल ले लेते हैं, मतलब कॉइल नहीं लेते, वायर नहीं लेते, बाकी कुछ भी हो, शीट हो, सिलेंडर हो, मेटेलिक कोई भी हो, वो सबके सब में बल्क ऑफ मेटल की कैटेगरी में आएंगे। अब हम बात ये समझते हैं कि इस करंट का नाम इन्होंने एडी करंट ही क्यों रखा। एडी करंट में एटॉमिक थ्योरी क्या है वो समझते हैं। देखो बच्चे, फ्लक्स लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस करंट बनता है। उस इंड्यूस करंट ने अपने कोज को क्या करना है, अपोज करना है। तो उसके अपने कोज को अपोज करने के लिए ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे। कंडक्टर के अंदर, मेटेलिक शीट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में इंड्यूस करंट बन रहा है। इंड्यूस करंट अपने कोज को क्या करता है, अपोज करता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेना है कि करंट के चेंज को अपोज करे, फ्लक्स के चेंज को अपोज करे, घूमना शुरू कर देंगे। तो मेटेलिक शीट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अपने आप को क्लोज सर्कल्स में अरेंज करके रोटेट करना शुरू कर देंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण शीट के अंदर करंट सेटअप हो जाएगा, क्लोज लूप्स में करंट सेटअप हो जाएगा। तो जो ये करंट सेटअप हुआ है लूप के अंदर ही, इस करंट का नाम है एडी करंट। और जो ये करंट है, अगर एक लूप से बात नहीं बनती, अगर फ्लक्स का चेंज और बहुत ज़्यादा है तो एक लूप और बन जाएगी। मतलब जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, उन सब ने फ्लक्स के चेंज को अपोज करना है, अपने आप को इस तरह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और करंट बनाना है, और वो करंट फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। ये करंट इस मेटेलिक शीट के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आ सकता, इसको मतलब यूज़ नहीं कर सकते, ये शीट के अंदर ही बस पूरा लूप ही बन गया। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको पता है
कि एटम के अंदर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, या मान लो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो इसका करंट बनता है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा बनता है, एंटी क्लॉकवाइज बनता है। हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब जो करंट बनता है वो एटम से बाहर नहीं आता, वो एटम के अंदर ही घूमता है। ये एटॉमिक करंट को अपन यूज़ नहीं कर सकते। अब इस रूम में हम खड़े हैं तो इसमें पता नहीं कितने एटम्स हैं, हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन से करंट भी बन रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। तो ऐसे ही एडी करंट है। एडी करंट मेटेलिक शीट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्लोज लूप में अरेंज हो जाते हैं, उन्होंने करंट क्रिएट करना है, तो दैट करंट इज़ कॉल्ड एडी करंट। इस एडी करंट का नाम है, एक और नाम है फुकाल्ट करंट। इसको ना फुकाल्ट ने डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसका नाम ना फुकाल्ट करंट भी पड़ जाता है। बट ये फेमस है एडी करंट के नाम से, क्योंकि ये क्लोज लूप्स में चलता है। तो उसकी एटॉमिक थ्योरी क्या है एडी करंट की, तो इसकी एटॉमिक थ्योरी लिखेंगे अपन क्या है एडी करंट की, कि whenever the flux changes across the bulk of metal, whenever the flux changes across the bulk of metal, electrons arrange themselves across the bulk of metal, electrons arrange themselves in clockwise or anti-clockwise pattern. Electrons arrange themselves in clockwise or anti-clockwise pattern in order to oppose the change in flux in clockwise or anti-clockwise pattern in order to oppose the change in flux। अब आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt, हमने पढ़ा हुआ है, और करंट का फॉर्मूला होता है E/R। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला होता है E/R, R फॉर रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो ये तुम्हारे पास -d∅/dt/R आ जाएगा। ये करंट की वैल्यू आ गई, एंड दैट करंट इज एडी करंट। फॉर्मूला तो वही है जो हमने पहले बनाया था करंट का, नाम चेंज हो गया इसका एडी करंट। एडी करंट के बारे में 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि एडी करंट वी कैन नॉट यूज़ एज ए सिंपल डीसी करंट। डीसी और एसी करंट की तरह हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। हम इससे कोई फ़ैन नहीं ऑन कर सकते, इस करंट से ना कोई हम बल्ब ऑन कर सकते हैं, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसके अंदर। इसको हम नॉर्मल करंट की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसी के अंदर है, बस बाहर तो आ ही नहीं रहा ना। दूसरी बात, इट कैन नॉट बी मेजर विद एमीटर। हम इसको एमीटर से मेजर भी नहीं कर सकते। बाकी करंट तो अपन मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये मेजर भी नहीं कर सकते। तो बात ये आ गई कि ना तो इस करंट को अपन यूज़ कर सकते हैं लाइक नॉर्मल करंट, और ना ही इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो हमें पता कैसे चला कि एडी करंट नाम की कोई चीज़ है? फुकाल्ट ने डिस्कवर किया था, तो फुकाल्ट को पता कैसे चला कि इस तरह की कोई चीज़ भी है, क्योंकि ना तो ये मेजर हो सकती है ना ये यूज़ हो सकती है। तो इसके लिए ना वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्हें एक्सपेरिमेंट करते हुए पता चला कि इस तरह की कोई चीज़ है। तो हम एडी करंट को समझने के लिए एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन स्टडी कर रहे हैं। एडी करंट को समझने के लिए हमने एक्सपेरिमेंटल डेमो स्टडी करनी है। क्या एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन है इसकी? तो इसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये किया, वो ये कहता है कि अगर आप किसी मेटेलिक बॉब को ऑसिलेट करवाते हो, आप मेटेलिक बॉब को ऑसिलेट करवाओ, तो ये मेटेलिक बॉब थोड़ी देर के बाद ना रेस्ट में आ जाएगा। और हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये कितने टाइम के बाद रेस्ट में आ जाता है, 10 सेकेंड्स के बाद। जस्ट एग्जांपल है, हमने इसको ऑसिलेट करवाया, सपोज़ इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 10 सेकेंड्स। लेकिन जब यही मेटेलिक बॉब हम
दो मैग्नेट्स के बीच में उतने ही फोर्स से जितने से इसमें करवाया था उससे ऑसिलेट करवाए, इसको डिस्टर्ब किया मैंने जैसे इधर डिस्टर्ब किया था, तो ये मेटालिक बॉब ऑसिलेट करता ही नहीं। अगर करता भी है तो 1 सेकंड के बाद रेस्ट में आ जाता है या 2 सेकंड्स के बाद रेस्ट में आ जाता है, मतलब बहुत जल्दी रेस्ट में आ जाता है। अगर हम मेटालिक बॉब को मैग्नेट्स के बीच में ऑसिलेट करवाते हैं ना तो करता ही नहीं ऑसिलेट। ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। तो इसका फिर रीज़न, इसका कारण क्या बताया गया? इसका कारण ये बताया गया, जब मेटालिक बॉब ऑसिलेट करता है ना तो इस मेटालिक बॉब के अक्रॉस फ्लक्स चेंज होती है। फ्लक्स चेंज होने के कारण इसके अंदर क्या बनता है? एडी करंट बनता है, जो दिखता नहीं। वो एडी करंट ऑसिलेशंस को अपोज करता है। एडी करंट ने अपने कोज को क्या करना है? अपोज करना है, तो वो ऑसिलेशंस को क्या करता है? अपोज करता है। इसी के कारण मतलब क्या होता है? ये ऑसिलेट नहीं करता। तो लिख लेते हैं, इन फिगर 2 when the bob oscillates, in figure 2 when the bob oscillates, flux changes. In figure 2 when the bob oscillate, flux changes due to which eddy current is produced inside the metallic bob. Due to which eddy current is produced inside the metallic bob. इस metallic bob के अंदर क्या बनता है? एडी करंट बनता है। Which oppose the oscillations. Which oppose the oscillations. एडी करंट बनता है जो अपनी oscillations को क्या करता है? अपोज करता है। एंड दैट फिनोमिना इज़ कॉल्ड, ये डेफिनेशन आ सकती है आपको, दैट फिनोमिना इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग का तो वर्ड आपने सुना हो ना +1 में कि ऑसिलेशन डैम्ड हो जाती है, रुक जाती है। तो फ्लक्स के चेंज होने के कारण ऑसिलेशन डैम्ड हो जाती है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो ड्यू टू एडी करंट ऑसिलेशंस आर डैम्ड एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की आप एक रफ डेफिनेशन लिख लेते हैं। पेपर में अगर आए तो आप ये लिख ही सकते हैं, ये वाली डेफिनेशन जो मैं लिखवा रहा हूँ लिखेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग? व्हेन द फ्लक्स चेंजेस अक्रॉस द मेटालिक बॉब, when the flux changes across the metallic bob, oscillations are damped. Oscillations are damped. Oscillation damped हो जाती है। और कौन सी फ्लक्स की आप बात कर रहे हैं? कौन सी फ्लक्स चेंज हो रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डेमो था। दूसरा एक्सपेरिमेंटल डेमो था, इसमें सेकंड डेमो है फ्लाइंग डिस्क एक्सपेरिमेंट। अब ये हमें क्या कहता है? इस एक्सपेरिमेंटल डेमो में क्या है कि एक आपके पास ना सिलेंड्रिकल एक कंडक्टर है, इसके ऊपर हमने ना ये वायर एक रैप कर दी और एसी सप्लाई दे दी। एसी सप्लाई, ये एसी सप्लाई का सिंबल है। एसी सप्लाई दे दी। एसी सप्लाई में ना करंट बार बार चेंज होता है। डीसी सप्लाई में करंट चेंज नहीं होता, एसी सप्लाई में करंट बार बार क्या होता है? चेंज होता है। अब एसी सप्लाई दे रही, ये एक सोलेनॉइड है, एक तरह का ये क्या है? सोलेनॉइड है। आपको पता है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 Ni/L। कैपिटल N होती है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, L होती है लेंथ और I है करंट। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब इस केस में बार बार जो करंट है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर बार बार करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? चेंज होगा। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक ना मेटेलिक डिस्क रख दी। दिस इज द मेटेलिक डिस्क। इसके ऊपर मेटेलिक डिस्क रख दी। अब जो बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है
तो वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इस मेटेलिक डिस्क के लिंक में आएगा। दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद दिस मेटेलिक डिस्क, इस मेटेलिक डिस्क के लिंक में आएगा मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द मेटेलिक डिस्क। अब मेटेलिक डिस्क के क्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो आपको पता है मेटेलिक डिस्क के क्रॉस फ्लक्स भी क्या होगी, चेंज होगी। मेटेलिक डिस्क के क्रॉस क्या चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी। अब जो फ्लक्स चेंज हो रही है मेटेलिक डिस्क ने उस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना है। अब ध्यान से समझना अपोज कैसे करेगा। ये अपने पास एक तरह का सोलेनॉइड है। मैं मान लेता हूँ कि सोलेनॉइड का अपर फेस बन गया नॉर्थ और बॉटम फेस बन गया साउथ। सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। जब हमने इसमें से करंट पास कराया तो किसी इंस्टेंट पे अपर फेस या नॉर्थ, बॉटम फेस बना साउथ। डिस्क ने अपोज करना है तो इस डिस्क में बनेगा एडी करंट। अब एडी करंट ऐसे बनेगा, ऐसे घूमेगा कि लोअर फेस ऑफ द डिस्क एक्ट एज ए नॉर्थ। मतलब नीचे वाले फेस पे जो करंट होगा ना वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ताकि जो लोअर फेस है इट एक्ट एज ए नॉर्थ। अपर फेस भी क्या है सोलेनॉइड का, नॉर्थ, और डिस्क का लोअर फेस क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल। तो रिपेल करने के कारण जो डिस्क है ना वो हवा में जंप कर जाएगी। यही कारण है कि फ्लक्स के चेंज को ये अपोज कर रही है। मैं दोबारा बता देता हूँ। सोलेनॉइड में मान लो अपर फेस बना नॉर्थ, बॉटम फेस बना साउथ। अब होगा क्या, जब फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होने के कारण डिस्क में एडी करंट बनेगा। वो एडी करंट कैसे घूमेगा, वो एडी करंट घूमेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। कैसे, अपर इसका ये वाला फेस, बॉटम फेस नॉर्थ बनना चाहिए ताकि फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। नॉर्थ से जब नॉर्थ टकराएगा तो ये डिस्क फ्लाई करेगी, जंप कर जाएगी। जब डिस्क जंप कर जाएगी तो यही शो कर रहा है कि एडी करंट अपने कोज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जब फ्लक्स चेंज हो रही है तो एडी करंट अपने कोज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। बात आती है कि फ्लक्स चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि हमने सप्लाई कौन सी दी हुई है, एसी की। एसी सप्लाई में करंट बार बार चेंज होता है। करंट चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण ही फ्लक्स बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिसके कारण जो डिस्क है वो जंप कर जाएगी। तो ये दो डेमो थे, एक्सपेरिमेंटल डेमो। एक बार आपने ये डेमो ना अपनी नॉर्मल जो बुक है आपके पास सब्जेक्टिव की, प्रदीप की या मॉडर्न्स की, उसमें दिए हुए एडी करंट के, ये आपने वहाँ से रीड करने हैं बस। एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंटल डेमो नहीं आते, ठीक है, लेकिन इन एक्सपेरिमेंटल डेमोस को करने के बाद ही इसकी एप्लीकेशन समझ आएगी एडी करंट की। तो ये एक बार आपने बुक से रीड करने हैं। ये सारा कुछ इस पर थ्योरी है ना सारी, तो ये आपने करनी बुक से रीड है। आपको मैं सारा समझा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे ब्रीफ में लिख सकते हो। तो इसके एप्लीकेशन अपन शुरू कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है डेड बीड गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट एप्लीकेशन इज डेड बीड गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज डेड बीड गैल्वेनोमीटर? नॉर्मल तो आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा ही है लास्ट चैप्टर में। इस तरह की हम इसमें साइडों पे ये मैग्नेट्स होती है, आपको पता है। बीच में हमने एक फ्रेम लगाया होता है और बीच में फ्रेम के साथ एक सॉफ्ट आयरन रखा होता है। यही हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था। ये मैग्नेटिक लाइंस आती है, इस तरह पास करती है। अब ध्यान से बात को समझना। जब हम इसमें से करंट पास करवाते हैं ना गैल्वेनोमीटर में से, मान लो आपने 5 एम्पेयर का करंट पास करवाया, तो जो नीडल है ना वो 0 से लेकर 5 तक जब जाएगी तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन नीडल 5 पर रुक नहीं पाएगी। नीडल क्या करेगी, इस तरह ऑसिलेट करेगी और उसकी ऑसिलेट थोड़ी थोड़ी कम होती रहेगी। उसके बाद वो 5 पर रुक जाएगी। तो हमें रीडिंग नोट करने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा कि कब वो 5 पे आके रुके, हम रीडिंग नोट करें। अगर इस गैल्वेनोमीटर में हम आयरन नहीं डालते तो 5 एम्पेयर का अगर आपने करंट पास करवाया तो नीडल 5 पे जाके ऑसिलेट करती रहेगी और हमें वेट करना पड़ेगा कि कब नीडल 5 पे रुके एंड वी टेक द रीडिंग। बात आती है कि ऑसिलेट क्यों करती है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन जब हमने इसके बीच में आयरन का एक पीस डाल दिया है, आयरन एक मेटेलिक
बॉडी है। जब हमने आयरन का पीस डाल दिया है, आयरन का पीस डालने से जब ये ऑसिलेट करेगी, जब ये कॉइल क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, तो फ्लक्स चेंज होगी। जब ये कॉइल ऑसिलेट करेगी ना, क्या चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी। तो फ्लक्स चेंज होने से हमने पता है एडी करंट बनेगा आयरन के अंदर ही। वो एडी करंट ऑसिलेशंस को अपोज करेगा। एडी करंट सिर्फ आयरन की बॉल के अंदर ही बनेगा, वो बाहर नहीं आता। उनसे सिर्फ ऑसिलेशंस को अपोज करना है। ऑसिलेशन को अपोज करने के कारण जो निडल है ना, सिंपल 0 से 5 पे जाके रुक जाएगी, बस ऑसिलेट नहीं करेगी। तो आयरन का जो पीस है, इसके अंदर क्या बनता होता है, एडी करंट बनता होता है, जिसने ऑसिलेशंस को क्या करना है, अपोज करना है। और निडल सीधा 0 से जाके 5 पे जाके रुक जाएगी। रुकने का मतलब डेड टाइप, जैसे होता है ना कि जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, स्पीडोमीटर में आपने देखा है, गाड़ी की स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आ रहा है तो निडल 50 पे जाके एकदम से रुक जाती है, बस ऑसिलेट नहीं करती। तो आपका जो स्पीडोमीटर है ना, वो भी डेड बीट गैल्वेनोमीटर जैसा ही काम करता है। तो इसमें मेन इसमें क्या है कि जो आयरन है ना, इसके अंदर क्या बनता है, एडी करंट बनता है, जिसने ऑसिलेशंस को क्या कर देना है, डैम्ड कर देना है। और ये फिनोमिना कौन सा हुआ फिर जब ऑसिलेशन डैम्ड हो जाती है फ्लक्स चेंज के कारण, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ही हो रही है। ठीक है, तो उसका आंसर लिख लो आप, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। बस डेड बीट गैल्वेनोमीटर जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के कारण इसकी जो ऑसिलेशंस है वो डैम्ड हो जाती है। डिटेल स्टडी बुक से रीड करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो एप्लीकेशन इसकी आती है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं आती, सिर्फ नाम पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर भी अगर आपने पढ़ना है तो बुक में पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है इसका, बुक से रीड कर लेना। डेड बीट गैल्वेनोमीटर के बारे में बता रही है। सेकंड एप्लीकेशन आती है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का भी यही काम है। स्पीडोमीटर की वर्किंग सेम है लाइक डेड बीट गैल्वेनोमीटर, कोई फ़र्क नहीं है। बस स्पीडोमीटर को हमने सेट ऐसे किया रखा है कि उसने स्पीड बतानी है। अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि स्पीडोमीटर काम कैसे करता है। स्पीडोमीटर इज़ लाइक ए गैल्वेनोमीटर। स्पीडोमीटर के अंदर ना एक रोटर लगा होता है, ठीक है, या एक रोड होती है। जब आपका टायर घूमता है तो ये रोड भी रोटेट करती है। रोड घूमती है, बीच में मैग्नेट्स लगी होती है। जब मैग्नेट्स के बीच में स्पीडोमीटर के अंदर रोड घूमती है ना, तो इस रोड के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण बनेगा करंट। वो करंट मैयर होता है एक्चुअल में। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है ना स्पीडोमीटर के कारण, उसका फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। जितना गाड़ी का टायर तेज़ी से घूमता है उतना ओमेगा ज़्यादा होगा, उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा बनेगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट बनेगा। जो करंट बनेगा वो हम इस गैल्वेनोमीटर को देंगे, जो स्पीडोमीटर के अंदर सेटअप है। वो गैल्वेनोमीटर उस करंट के कोरस्पॉन्डिंग स्पीड बता रहेगा, गाड़ी की कितनी स्पीड है। तो स्पीडोमीटर सिंपल लैंग्वेज में ये है कि इट इज़ लाइक ए गैल्वेनोमीटर। बस गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा एडवांस सेट किया हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर जैसा ही काम करता है। तो इसमें भी एडी करंट का ही कॉन्सेप्ट आता है स्पीडोमीटर में। थर्ड आता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक मीटर्स। इलेक्ट्रिक मीटर्स ना पुराने टाइम में जो हमारे घरों में मीटर लगते थे अपने डोमेस्टिक मीटर्स, तो उसमें एक ना डिस्क होती थी। डिस्क के ऊपर ना इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एसी सप्लाई देते थे। एसी सप्लाई से बार बार करंट चेंज होता था, फ्लक्स चेंज होती थी। जो डिस्क थी ना, ये वाली मेटालिक डिस्क, अब आपको मैंने डेमो में समझाया था कि डिस्क जंप करती थी। अब इसमें जंप होने की जगह नहीं है, तो डिस्क ने अपोज करना है। तो अपोज करने के कारण लिए ना जो डिस्क है ये रोटेट करती थी। इसको सेट ही ऐसे करा हुआ है कि डिस्क ने घूमना है। और जितने चक्कर डिस्क लगाती थी, डिस्क मान लो एक बार ही घूम गई तो 1 यूनिट इज़ कंज्यूम्ड, 2 बार ही घूम गया 2 यूनिट कंज्यूम हो गए। इस तरह की इसकी सेटिंग की गई थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मीटर में भी एडी करंट के कारण डिस्क घूमती है और जितनी बार ये चक्कर लगाती है उतने यूनिट्स कंज्यूम होते थे। ऊपर एक मीटर लगा होता था, उस पर आते रहते थे नंबर। लेकिन ये वाला सिस्टम ना फेल हो गया। ये ले मीटर अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। बैन क्यों किए? क्योंकि लोगों ने इसको बंद करने का तरीका ढूंढ लिया। देखो, फ्लक्स चेंज के कारण ये डिस्क घूमती है। फ्लक्स का मतलब चेंज का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण डिस्क घूमती है। लोगों ने क्या किया, एक मैग्नेट बाजार से ख़रीद के लाते थे,
और वो मैग्नेट बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। और उस टाइम पे 10 एक साल पहले इस मैग्नेट की कॉस्ट इतनी थी, ₹500 नॉर्मली बाज़ार में मिलती थी। तो लोगों ने क्या करना होता था कि मीटर घर में लगाओ, घर के अंदर ही मीटर पहले लगते थे, उस मीटर को मैग्नेट वो रखते थे। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म करती थी। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट थी। तो इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के कारण डिस्क घूमना बंद कर देती थी। तो अगर डिस्क ने रोटेट करना बंद कर दिया तो मीटर बंद हो गया और बिजली घर के अंदर आ रही है, लाइट आ रही है और मीटर चलना बंद हो गया। तो ये मीटर तभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। अब जो भी इलेक्ट्रिक मीटर है वो घर के अंदर नहीं है, पहली बात। दूसरा वो दूसरे टाइप के आ गए हैं, डिस्क वाले मीटर बंद हो गए। ये पहले टाइम में मिलते थे, ठीक है। चलिए फोर्थ एप्लीकेशन आती है इंडक्शन फर्नेस। फोर्थ एप्लीकेशन इज इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस क्या चीज़ है? हाँ जी, व्हाट इज इंडक्शन फर्नेस? इंडक्शन फर्नेस, आपने इंडक्शन का नाम सुना हुआ है? आजकल ना हॉस्टल में या रेस्टोरेंट्स में हम किसी मैरिज में जाते हैं, वहाँ पे इंडक्शन की प्लेट्स लगी होती है गर्म करने के लिए फूड को। इंडक्शन की प्लेट्स पे वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से उसको ऑन करते हैं, उस पर टेम्परेचर सेट कर देते हैं, वो इंडक्शन की प्लेट गर्म होती है, उस पर जो खाना है वो पक जाता है। तो इंडक्शन फर्नेस वही चीज़ है। इंडक्शन प्लेट्स, इंडक्शन कुकर, नॉर्मली ये वर्ड्स हमने सुने हुए हैं, ठीक है। तो इंडक्शन फर्नेस क्या चीज़ है कि एक प्लेट के ऊपर ना ये एक कॉइल को रैप कर देते हैं और इस कॉइल के साथ एसी सप्लाई दे देते हैं। एसी सप्लाई का बहुत रोल है एडी करंट में। एसी सप्लाई दे रही, करंट बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एसी सप्लाई से फ्लक्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फ्लक्स चेंज होने के कारण इसकी सेटिंग कैसे की गई है, ना तो ये देखो ये रोड जंप कर सकती है, कहीं भी नहीं जा सकती। तो ये रोड जो हमने इसके अंदर मेटालिक रोड रखी है ना, इट गेट हीटेड ड्यू टू एडी करंट। जो रोड है वो गर्म हो जाती है। तो बस फिर हमें इसको गर्म ही करना है प्लेट को। इंडक्शन फर्नेस का मतलब यही है, हमने इसको हीट करना है। तो ये रोड गेट हीटेड, प्लेट गेट हीटेड, ठीक है। तो करंट के कारण जो प्लेट हीट हो रही है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं और अलग अलग पर्पज़ के लिए इसको हम यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मली जो इंडक्शन फर्नेस है ना, सबसे पहले जो यूज़ होनी शुरू हुई थी, ये ना क्रीमेशन के लिए यूज़ हो रही है सबसे पहले भी, और अभी भी क्रीमेशन के लिए बड़े शहरों में लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जब किस मतलब क्रीमेशन में हम उस डेड बॉडी को इंडक्शन फर्नेस में डाल देते हैं, विदिन 20 to 30 मिनट वो पूरी तरह बर्न हो जाती है। तो क्रीमेशन ग्राउंड में आजकल इंडक्शन फर्नेस वो यूज़ कर रहे हैं। आने वाले 20-25 साल के बाद यही कॉमन हो जाएगी, हम वुड से नहीं उसको डेड बॉडी की क्रीमेशन करेंगे, इंडक्शन फर्नेस से ही करेंगे। चलिए फिफ्थ एप्लीकेशन आती है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर एक ऐसी मोटर है, एक तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होती और इसको जितनी मर्ज़ी देर तक आप चला के रखो हीट नहीं करती ज़्यादा, और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो इंडक्शन मोटर हमारे घर में भी लगी है, हर रूम में लगी है इंडक्शन मोटर। और वो अगर 10-15 साल से अपन चला भी रहे लगातार 12-13 घंटे डेली, और कई बार तो हम उसको चला के ऑन करके भूल भी जाते हैं, फिर भी ख़राब नहीं होती। तो ऐसे डिवाइस आप सोचो कि आपके घर में ऐसा डिवाइस क्या है जो हर रूम में लगा है और वो ख़राब भी नहीं होता, 15-20 साल से चल रहा है। हम खुद बोर हो जाते हैं उसका डिज़ाइन के कारण, हम उसको बदल देते हैं, लेकिन वो खुद ख़राब नहीं होता। उसके ख़राब होने की परसेंटेज 0.1% है। तो ऐसा जो डिवाइस आपके घर में जो लगा है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फ़ैन ख़राब नहीं होता। फ़ैन की जो वर्किंग है, इट वर्क ऑन है एडी करंट, और फ़ैन इज इंडक्शन मोटर। फ़ैन ख़राब नहीं होते, आप देखा ही आपने क्यों फ़ैन कैसे काम करते हैं। फ़ैन के अंदर एक ना रोड होती है मोटर के अंदर फ़ैन की, इस रोड के साथ ना साइड्स पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगी होती है। फ़ैन भी चलता है एसी सप्लाई पे, डीसी सप्लाई पे फ़ैन नहीं चलता। और जो एसी सप्लाई पे फ़ैन चलता है, बार बार फ्लक्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फ्लक्स चेंज होने के कारण इस रोड ने उसको क्या करना है, अपोज करना है,
मेटालिक रोड के अंदर क्या बनेगा, एडी करंट। इसने उसको क्या करना है, अपोज करना है। अब अपोज करने के लिए ये क्या करेगी, जंप भी नहीं कर सकते, साइड पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रखी हुई है, तो ये अपोज करने के लिए घूमेगी, और जब ये घूमेगी तो इसको साइड्स पे हम इसके साथ विंग्स लगा देते हैं, तो जब घूमेगी तो विंग्स भी साथ साथ घूमेंगे और मतलब फ़ैन चलेगा। तो फ़ैन की मोटर के अंदर एक रोड होती है, वो रोड घूमती है, रोड घूमने के कारण ये चलता है। इसके साइडों पे हमने वो विंग्स लगा दिए थे, फिर फ़ैन प्रॉपर चलता है। ये सारी एप्लीकेशन बच्चे बुक से ज़रूर रीड कर लेना एक बारी, क्योंकि अगर मैं लिखवाने लग जाऊँगा ना तो बड़े बड़े पैराग्राफ बन जाएंगे इसके, ठीक है। इसकी लास्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक ब्रेक्स। लास्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक ब्रेक्स। तो मैग्नेटिक ब्रेक्स नॉर्मली आप मेट्रो ट्रेन्स में यूज़ करते हैं। मेट्रो ट्रेन्स में वो यूज़ मैग्नेटिक ब्रेक्स। आपने देखा है कि मेट्रो ट्रेन बहुत तेज़ी से आती है और एकदम से वो रुक जाती है। नॉर्मल जो ट्रेन है, जो फिरोजपुर में या किसी डीजल इंजन वाली जो ट्रेन है, डीजल इंजन का जो ट्रेन है, वो अगर रुकना है तो ड्राइवर 1 किलोमीटर पहले ही ब्रेक लगानी शुरू करता है, तब जाके वो स्टेशन पर रुकती है। लेकिन मेट्रो ट्रेन में ऐसा नहीं है। मेट्रो ट्रेन जैसे ही आती है स्टेशन पे वैसे ही वो ब्रेक लगाता है, उसको कोई नुकसान नहीं है, कोई उसकी डीरेलमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेट्रो ट्रेन चलती है एसी सप्लाई से। तो ये व्हील हो गया ट्रेन का, जब ड्राइवर ने ब्रेक लगानी है तो वो व्हील को वो एसी सप्लाई दे देता है। ब्रेक में जब वो बटन प्रेस करता है ना तो एक्चुअल में एसी करंट दे रहा होता है। जब वो एसी करंट देता है तो फ्लक्स बार बार क्या होती है, चेंज होती है। फ्लक्स चेंज का जो लिंक है वो किसके साथ आता है, आयरन की जो रेल्स बनी हुई है इसके साथ फ्लक्स चेंज होती है, क्योंकि जो व्हील है वो रेल के ऊपर है। अगर व्हील में करंट चेंज हो रहा है तो रेल्स में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। तो इस रेल्स के अंदर बनता है एडी करंट। रेल्स के अंदर क्या बनता है, एडी करंट बनता है। वो एडी करंट इसके मोशन को अपोज करता है। रेल्स के अंदर बनता है एडी करंट जिसने व्हील के मोशन को अपोज करना है, बस जिसके कारण ये रुक जाती है, बस ब्रेक अप्लाई हो जाती है। तो ड्राइवर ने जब ट्रेन को रोकना है ना तो ही अप्लाई द ब्रेक्स। ब्रेक्स अप्लाई का मतलब है कि इसने करंट ऑन कर देना है। एसी करंट के कारण फ्लक्स चेंज होती है और फ्लक्स चेंज से एडी करंट बनता है जो अपोज करता है मोशन ऑफ द व्हील को। तो ये बच्चे एप्लीकेशन है, नॉर्मली एग्ज़ाम में ना 1 मार्क्स में एप्लीकेशन पूछते हैं या 2 मार्क्स में, तो आपको एप्लीकेशन के नेम याद होने चाहिए। बहुत कम चांस है कि एक्सप्लेनेशन पूछ ले, तो आपको जो मैंने समझाया इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बात आती है एडी करंट की लिमिटेशंस की। इतना हम कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एडी करंट की लिमिटेशंस करेंगे। थैंक यू।